फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, वीकेंड आ रहा है तो मार्केट क्लोजिंग का इंतजार है, पर काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स सोशल मीडिया पर और वैसे भी एक्साइटेड हैं कि आज मार्केट क्लोजिंग के बाद जो मस्ती की पाठशाला है वहां पर क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सर, वहां पर तो नज़र है ही, पर उससे पहले इस समय बाजार का एक्शन, दोनों तरफ का ट्रेड हो रहा है, बता दीजिए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों तरफ है, लेकिन दायरा बेहद सीमित। पिछले 4 घंटे से निफ्टी मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1/4% की मजबूती है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है। ऊपरी स्तरों से लगभग 300 अंक फिसला है। 21,800 के करीब बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। डिफेंस शेयर ये हैं आज के स्टार परफॉर्मर, और 39,000 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स जो सरकार ने इशू किए, उसमें से 31,000 करोड़ के ऑर्डर हिंदुस्तान की कंपनियों को मिलने वाले हैं। इस खबर के दम पर डिफेंस स्टॉक्स में दमदार तेजी आपको होती हुई नजर आएगी। तो आज के स्टार परफॉर्मर तो यही हैं। लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी शेयरों से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में सुस्ती है। डाउ फ्यूचर्स बेहद सीमित दायरे में थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिखे हैं। लेकिन इन सबके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आज के सेशन में डाउ फ्यूचर से ही आपको संकेत लेने होंगे, क्योंकि आज रात अमेरिकी बाजारों में कारोबार नहीं होने वाला है। वहाँ पर है छुट्टी का, आज छुट्टी का दिन है, तो वहाँ पर आज छुट्टी रहेगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अमेरिका तो ऑलरेडी वीकेंड मोड में है और इसलिए हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स काफ़ी सुस्त है आज। पर हमारे मार्केट्स, जैसे कि आप कह रहे हैं सर, एकदम दायरे में ट्रेड रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ी वीकनेस कल भी दिखा रहा था, आज भी दिखा रहा है, पर 21,800 के ऊपर ही है इस समय निफ्टी। गिर्द खड़ी आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है, और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं, तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में
शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिम्पोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिम्पोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड़गेन
आक्रम्य भंजितः खड्गेन आक्रमः भुंजितः वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत
तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा। यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। हम सभी भारत माता, जब मैं 2 माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन 2 माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं।
अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आपके तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर
देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लेह में अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए देश के जवानों का, देश की सेना का मनोबल बहुत तेजी से बढ़ाते हुए वैसे ही बढ़ा हुआ है और जोश दिलाते हुए और सारे देशवासियों को जोश दिलाते हुए कि इस वक्त पूरा देश एक साथ है। एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इनडायरेक्टली चीन को कहते हुए कही है कि जो विस्तारवादी नीतियां हैं जिन देशों की, उन्होंने ही अशांति पूरे विश्व में अब तक फैलाई है। तो चीन को उन्होंने इशारों में समझा दिया है, आप अपनी ज़मीन तक सीमित रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। विस्तारवादी नीतियों से किसी देश का फ़ायदा या उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलने नहीं वाला। ये प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बेहद साफ साफ दो टूक शब्दों में सिखा दिया है, समझा दिया है। तो ये है आप और हमारे सबके लिए देश के नाम प्रधानमंत्री जी का संबोधन, जो कि हमारे देश की सेना, सैनिकों और हम सबका मनोबल और ऊंचा और बढ़ाने वाला। और इस वक्त निफ्टी का मनोबल एकदम ऊंचा है, 50 अंकों की मजबूती के साथ 10,600 के करीब। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है 90 अंकों के नुकसान के साथ। आइए इवेंट्स पर करते हैं फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है इस वक्त, और मानसी से पहले लें कौन से हैं वो ट्रिगर्स जिस पर रखनी है आपको नजर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। कुछ रिजल्ट्स ही हैं जो कि बचे हैं। आज इंडिया बुल्स हाउसिंग के नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद आएंगे, उस पर नजर है। कैश स्पेस में गति के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के तौर पर बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, जिस पर नजर होगी। कल शनिवार के दिन कैश स्पेस की 3 कंपनियां हैं जो कि नतीजे पेश करेंगी, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, हिम्मत सिंका और मर्केटर। सोमवार के दिन एनबीसीसी, आईएफबी इंडस्ट्रीज, सद्भाव इंफ्रा और बोडल केमिकल, साथ ही डीसीडब्ल्यू जैसी कैश स्पेस की कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो ये है ट्रिगर्स। थोड़ी देर में हम बताएंगे खबरों वाले शेयर, लेकिन उससे पहले वसीम साहब हैं लाइन पर हमारे साथ इस वक्त। ले लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। वसीम साहब के लिए भी गोली। वसीम साहब, आप सावधानी की बात करते हैं और बाजार की तेजी पर ब्रेक लग जाता है, सुस्ती आ जाती है। ब्रेक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सुस्ती जरूर आ जाती है। बताएं सर, आज के लिए और कौन सी पिक्स हैं आपकी लिस्ट में? पहले तो अनिल जी आपने सही कहा। देखिए, तेजी के माहौल में ही आपसे मैं प्रॉफिट बुकिंग करा के थोड़ा संयम बरतूंगा, नहीं तो प्रॉफिट रुकेगा नहीं। अभी भी मैं बहुत कॉशियस हूँ मार्केट पे, और इस कारण से सुबह के अपडेट ये हैं कि आपको हिंडाल्को शॉर्ट दिया था 148 में, वो 144.50 हुआ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है बुक कीजिए, नहीं तो हेज रखिए। और उसके सामने अडानी लॉन्ग था। उसके अलावा अनिल जी बॉश 12,000 हो गया, जो 11,350 में का था। पेज इंडस्ट्री 20,150 वाला 20,700 बिक गया, और सीमेंस 1,095 वाला 1150 1145। तो इनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप कहें तो मैं अब 2 कॉल दूं, 2 बेचने की है, 1 लेने की सर, कॉशन। एब्सोल्युटली, बताएं सर। पहला सर बाय है गेल। गेल इज द बेस्ट प्ले ऑन द राइजिंग वॉल्यूम्स इन गैस एंड द पेटकेम। तो 105.5 में लीजिए, 102.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 110 का टारगेट। उसके सामने बेचने को है सर एल&टी फाइनेंस में खरीदेंगे जी। हाँ, एल&टी फाइनेंस बेचना सर 68 में, स्टॉप लॉस 70 का, टारगेट 62 का। और साथ में बेचने को है सर बजाज फाइनेंस
2955 में बेचना है, 3000 का स्टॉप लॉस, 2850 का टारगेट। ओके, तो एक बार मुझे सर L&T फाइनेंस का स्टॉप लॉस फिर से बताइए। 70 का स्टॉप लॉस है सर, 68 पे बेचना है, 70 का स्टॉप लॉस, 62 का टारगेट। तो भाई मैं जस्ट दोहरा दूं हमारे दर्शकों के लिए ताकि मैंने गलत ना सुनाओ। गेल 105.50 के आसपास खरीदिए, 102.50 का स्टॉप लॉस है, 110 110 का टारगेट, 102 हाफ का स्टॉप लॉस। बाकी दो बेचने हैं। L&T फाइनेंस शॉर्ट कॉल है 68 के आसपास, 70 का स्टॉप लॉस, 70 रुपए स्टॉप लॉस, 62 यानी 62 का टारगेट। बजाज फाइनेंस शॉर्ट करना है आपको, बेचना है 2955 2955 के आसपास, 3000 3000 का स्टॉप लॉस है, 2850 2850 के टारगेट के लिए। ये है परफेक्ट सर? यस सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ठीक है सर, और 3 बजे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी आपके BTST कॉल्स के साथ में। लेकिन इस बीच हमारे साथ देवांशी है तैयार, और खबरों वाले शेयर उनसे पूछ लेते हैं कि किन शेयरों में बाजार बंद, माफ कीजिएगा, बाजार खुलने के बाद खबरें आई हैं 9:15 से लेकर अब तक। देवांशी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले तो आप देखिए FMCG स्टॉक्स यानी कि HUL, इन्होंने अपनी चाय की जो कीमतें हैं, सारी ब्रांड्स की जो चाय की कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो चाय की कीमतें हैं वो वैसे भी इस बार इंडिया में बढ़ती हुई दिखी हैं, ऑक्शन प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे थे, तो इन्होंने अपनी ब्रांड्स की भी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। जून में जो ताज़ा चाय है उनकी कीमतें करीब 9% तक बढ़ाते हुए दिखे हैं, और साथ ही ब्रुक बॉन्ड जैसे जो ब्रांड्स हैं उनकी जो कीमतें वो करीब 10% तक बढ़ा दी है। टाटा कंज्यूमर ने भी अपनी टाटा टी जेमिनी की जो कीमत है वो करीब 2 से 2.5% तक बढ़ा दी है। साथ ही एक्सिस बैंक पर आप नजर रखिए, जहां पे आज सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एक्सिस बैंक में जो सूटी की हिस्सेदारी है उसकी बिक्री टल सकती है। फिलहाल के लिए 2 रीजंस है। सबसे पहले तो जो कोरोना के चलते प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा धीमापन दिख रहा है, उसके चलते भी फिलहाल चलने की खबरें आती हुई दिख रही है। और साथ ही जो S&P ने एक्सिस बैंक की रेटिंग में कटौती की है, इसके चलते भी फिलहाल प्रक्रिया रोक दी गई है। दिसंबर अंत तक हिस्सा बिक्री प्रक्रिया टल सकती है, ये फिलहाल खबर है। BHEL, सीमेंस, L&T, ये सारे स्टॉक्स पर आज आप नजर रखें, सारे फोकस में है। पावर मिनिस्टर ने बयान दिया है कि चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट को मंजूरी नहीं देंगे। साथ ही ये भी खबर है कि PFC, REC जैसी कंपनीज जो हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स दे सकती हैं, जो कि लोकली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे इक्विपमेंट्स। और साथ ही BHEL पर एक बड़ा सौदा भी होता हुआ दिखा था, करीब 8.5 लाख शेयर्स का सौदा होता हुआ दिखा है 38 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। आखिर में JSW स्टील के उत्पादन के नंबर्स आए हैं। क्रूड स्टील का जो उत्पादन है वो करीब 30% तक घटता हुआ दिखा है। अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी उत्पादन इस बार 20% से ज्यादा कम होते हुए दिखे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल 75% से हल्का सा ज्यादा जून में पहुंचता हुआ दिखा है, लेकिन आप देखिए स्टॉक थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। चलिए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस समय। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ, वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, किरण जी एंड ऑफ कोर्स विश्वेश चौहान भी हैं। थोड़ी देर में संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पावर पैक पैनल है, आखिरी 1 घंटा है ट्रेड का। अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी आने के लिए तैयार है, तो वहां पर भी नजर रहेगी कि किस तरह से अब मार्केट एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है क्लोजिंग से पहले। कुछ हाई बीटा नेम्स में आज आप डेफिनेटली रोटेशन देख रहे हैं, तो मदरसन सुमी, RBL, इक्विटास, L&T फाइनेंस, बंधन बैंक, इन सभी पर आप गिरावट आती हुई देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक भी इस समय थोड़ा प्रेशर में है। M&M फाइनेंशियल थोड़े कट्स वहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। पर BEL और भारत फोर्ज, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, शानदार तेजी आ रही है। साथ ही HDFC लाइफ, BHEL, अदानी पोर्ट्स और भारतीय एयरटेल, जहां पर आप अच्छी खरीदारी इस समय देख रहे हैं। किरण जी, BEL से ही शुरुआत करते हैं, आज का स्टार गेनर है। वैसे भी एक अच्छा रिबाउंड आया है इस स्टॉक में, 65-70 के लेवल से देखिए अब 97 पर आ चुका है BEL। और भी इसमें रफ्तार देख रहे हैं, ट्रिपल डिजिट स्टॉक है, उसके ऊपर जाते हुए देखते हैं BEL को। इमीडिएट नहीं पर पोटेंशियल है। इसने एक वर्टिकल रैली करीबन 65-70 लेवल से लेके करीबन 97 के पार ये स्टॉक लेके चल गया है, और ये वर्टिकल रैली देखने को मिली है। इतनी बड़ी वर्टिकल रैली के बाद थोड़ा सा अगर टाइम करेक्शन हो जाता है तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिलाता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि इधर से थोड़ा सा कंसर्वेट होगा, थोड़ा वक्त बिताएगा रेंज में और फिर जाएगा। इवेंचुअली ये टारगेट्स मुझे लगता है 120 के आसपास जाने की ताकत रखता है, और इसके लिए टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने लग सकते हैं। पर ये एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है जहां पे हर गिरावट में बाय करने की सलाह है।
हर गिरावट पर बाय करने की सलाह है आपके लिए BEL। चलिए अब बिगुल बजाते हैं। क्लोजिंग शो का पहला सैटेलाइट आ रहा है सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। टाइम हुआ है 2:35। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 654 रुपए, 655 रुपए। स्टॉक का नाम है BEML लिमिटेड। स्टॉक का नाम है BEML लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, करीब करीब 10 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम है। जिस तरह का ये कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है BEML यहाँ से एक बड़ा स्पर्ट दिखाएगा और ऊपर के अंदर 680 ये होगा पहला टारगेट, 680 ये होगा पहला टारगेट, और ये लेवल निकलने के बाद नेक्स्ट टारगेट BEML के अंदर 700 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के जो रिसेंट के हाई थे 675 के हैं, जो करीब करीब 24 जून के आसपास के हैं। जैसे ये लेवल निकलेंगे तो 680 का पहला टारगेट और 700 का दूसरा टारगेट जल्दी ही BEML में अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। बाय करें स्टॉक को, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेडिंग के लिहाज से 645 के आसपास का, 645 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 645 का स्टॉप लॉस, 680 का पहला टारगेट और फिर 700 BEML। डिफेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं आज आपको अच्छी वहां पर तेजी आती हुई दिखेगी। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, BEL में देखिए वहां पर भी आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। सुमित जी, भारत डायनामिक्स पर आपने आज सुबह बात करी थी, एक और सैटेलाइट कॉल था, उसमें क्या करें, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? थैंक यू दीपांशु, याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, आपने अगर आपको ध्यान हो तो BDL और भारत फोर्ज दोनों का हमने सुबह कॉल दिया था। BDL का हमने जिस लेवल पे दिया था उससे स्टॉक अभी बहुत ऊपर है और आज का जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। ऑलमोस्ट 377-78 का हाई लगा है, अभी 375 चल रहा है, 12% स्टॉक ऊपर है। हमने सुबह जब डिस्कशन करना स्टार्ट किया था तब 350-352 का भाव था। बहुत बढ़िया अपमूव मिल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का या तो यूज करे या प्रॉफिट बुकिंग करे। उसके साथ ही हमने सुबह भारत फोर्ज के अंदर भी सलाह दी थी तेजी करने की। आप देखिए स्टॉक डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 357, 359 का हाई लगा है। ये स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया अपमूव दिखाया है। सुबह 344-45 का भाव था जहां तक मेरे को याद है। तो दोनों स्टॉक ने बहुत बढ़िया अपमूव दिखाया है। दोनों के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या प्रॉफिट बुकिंग करें। थोड़ी देर में और कॉल निकालते हैं हम। ओके, नजर रखिए इन सभी स्टॉक्स पर और आप बेहतरीन एक्शन यहां पर आते हुए देख रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जो आज एक्शन में है। भारत फोर्ज की तो सुमित जी ने बात करी, पर आज खबरों के दम पर मदरसन सुमी ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ का एक्शन है, कल अच्छी तेजी थी, आज आप गिरावट देखें। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आगे के क्या प्लान है कंपनी के, एक बार थोड़ी डिटेल्स में समझ लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल, बताइए क्या है कंपनी के प्लान इस रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर? ओके, एक बार कुशल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुशल, मेरे आपसे सवाल था कि मदरसन सुमी जो ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स हैं, जरा थोड़ा डिटेल्स में समझाइए, क्या है प्लान्स कंपनी के? ओके, कुशल के ऑडियो को हम कनेक्ट करेंगे, तब तक जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। जैन साहब, आपने मदरसन सुमी की खबर देखी है, कोई व्यू है आपका स्टॉक पर? वैसे तो एक अच्छी रैली रही है, अब कंपनी थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग देखते हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी रैली दे चुका है। इनफैक्ट मुझे याद है ये 51-52 रुपए के लगभग जब एकदम पैनिक डेज चल रहे थे, मार्च का लास्ट वीक था, और वहां से ये स्टॉक चलना चालू हुआ और डबल ऑलमोस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी न्यूज काफी हद तक डिस्काउंटेड, और मुझे कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में इसलिए नहीं लगती कि मैंने पहले भी हमेशा से यही कहा कि इसमें डेट्स है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, और कुछ ना कुछ उनके यूरोप को लेकर भी कुछ ना कुछ चीजों में ये रहे हैं फंसे हुए। तो ओवरऑल आई विल नॉट बी वेरी बुलिश, और रिस्ट्रक्चरिंग और ये सबसे ठीक है, डेट्स को लेकर कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा चीजें। बट जिन्होंने ले रखा है वो एक बार होल्ड करके रखें, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज आती है तो उस टाइम पे देखेंगे। बट ओवरऑल इस चीज को एनकैश करने के लिए फ्रेश बाइंग करने की राय मेरी तरफ से नहीं है। फ्रेश बाइंग की राय नहीं रहेगी जहां तक मदरसन का सुमी का सवाल है। पर एक बार कुशल से समझ लेते हैं कि किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, आगे के प्लान्स क्या हैं। कुशल, जरा डिटेल्स में बताइए मदरसन के प्लान्स।
बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए यहाँ पर मदरसन सुमी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिग्रुप किया जाएगा और ये एक्सरसाइज जो है अगले 10 से 15 महीनों में होगी और ये 2 चरणों में होगी। पहला फेज की मैं डिटेल्स देता हूँ। इनकी जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस कारोबार है वो डीमर्ज होके एक नई कंपनी बनेगी और यहाँ पर जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है, तो अगर आपके पास मदरसन सुमी का एक शेयर है तो आपको जो नई एंटिटी फॉर्म होगी डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस कारोबार की, उसमें भी आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। तो 1:1 के रेशियो में ये डील होगी। साथ ही अगर आप दूसरा चरण देखें तो यहाँ पर जो इनकी होल्डिंग कंपनी है मदरसन सुमी की SAMIL यानी कि सामवर्धन इंटरनेशनल, वहां पर जो है वो जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी वो मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड में मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पर जो रेशियो है उसमें ऐसा सिनेरियो है एक्सचेंज रेशियो कि अगर आपके पास 10 शेयर होल्डिंग कंपनी के हैं तो आपको 51 शेयर मदरसन सुमी सिस्टम्स के मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही जो मदरसन सुमी सिस्टम जो नाम है वो नाम भी बदला जाएगा और सामवर्धन इंटरनेशनल जो है इसका नया नाम रखा जाएगा। और यहाँ पर आपको जो इम्प्लीकेशंस देखनी है वो शेयर होल्डर्स के लिए देखनी जरूरी है, क्योंकि अभी आप जिस हिसाब से फॉल देख रहे हैं स्टॉक में, शायद निवेशकों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि जो एक्सचेंज रेशियो होल्डिंग कंपनी और मदरसन सुमी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, यानी 10 शेयर के बदले 51 शेयर मदरसन सुमी के जो भी होल्डिंग कंपनी में शेयर धारक है उनको मिलते हुए नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव लग रहा है। और जो कोर कारोबार का वैल्यूएशन लगाया गया है वो करीब 6,000 करोड़ पे लगाया गया है, तो वो एक एक्सपेंसिव साइड उनको नजर आ रहा है। पर ऑन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिविटी ये चीज साबित हो सकती है, ये रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं वो सभी जितने भी कारोबार है ऑटो कंपोनेंट से जुड़े वो एक अम्ब्रेला के अंडर आते हुए नजर आएंगे। और दूसरा जो डोमेस्टिक वायरिंग कारोबार जो इनका डीलिस्ट माफ कीजिएगा जो डीमर्ज होके फिर से लिस्ट होगा तो उस पर अब ज्यादा फोकस आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इनका जो वायरिंग कारोबार है उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है करीब 40% से भी ज्यादा का है। तो वहां पे अगर बेहतर फोकस आता है तो मदरसन सुमी के जो शेयर धारक है उनको पॉजिटिविटी आगे आने वाले समय में मिल सकती है। और यही नहीं, इनकी जो और एक सब्सिडरी है SMRP BV, वहां पे भी फुल वैल्यू रियलाइजेशन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है वो करीब 49% हिस्सा इसमें होल्ड कर रही थी। तो अब जब वो उसके मदरसन सुमी के अंदर विलय हो जाएगा इसका, तो 100% हिस्सेदारी है मदरसन सुमी की हो जाएगी। और साथ साथ जो होल्डिंग कंपनी के विलय से ये ओवरऑल पावर बढ़ेगी मदरसन सुमी की, उससे इनको बहुत ज्यादा फंडिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी आगे आने वाले समय में, जो भी अगर ये कोई फंडिंग एक्सरसाइज करते हैं। और यही नहीं, ब्रोकर्स का भी काफी पॉजिटिव रुझान इस पे दिख रहा है, जिसमें CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 110 के टारगेट्स दिए हैं और जेफरीज भी मान रहे हैं कि आपको होल्ड करके चलना चाहिए 105 के टारगेट के लिए। ओके, ब्रोकरेजेस के थोड़े पॉजिटिव टारगेट्स हैं, बट बड़ी कंपनी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हो रही है। देखते हैं कि किस तरह की चाल रहती है और अगर थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से निकल कर आती है कि नहीं। बट स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ी रैली देख ली है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव इस समय आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर में आज अच्छी खरीदारी आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, पर कंज्यूमर में आज अच्छी खरीदारी आई है, स्पाइक आया, इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर। 3% की तेजी के साथ कैसा लगता है स्टॉक सर? देखिए, बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। मैं और राकेश जी अभी इसी स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत तीव्र बढ़त आ गई है तो अब यहां पर नई खरीदारी की हमारी राय नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई डिक्लाइन अगर आता है तो डेफिनेटली गोदरेज सीपी को बाय करके चलना चाहिए। 740 745 से पहले कोई भी मीनिंगफुल रजिस्टर चार्ट पर दिखाई नहीं पड़ता है, तो अगर गिरावट में मिल जाए, वापस से शेयर 708-9 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास इसके अलावा एक चार्ट कॉर्नर की कॉल है, तो अगर आप बिगुल बजवा दें तो कृपा होगी आपकी। बिल्कुल, बिगुल बजाया जाए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है BHEL में, भेल पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक अच्छा खासा रिवर्सल बना है, पिछले 4 दिनों की ट्रेडिंग रेंज से एक ब्रेकआउट हुआ है और जब ब्रेकआउट के बाद एक नई टेरिटरी में स्टॉक जा रहा है। 20% से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए बहुत ही दमदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीएचईएल में। बड़ा ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है, निचले स्तरों पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और जो यहां पर स्ट्रक्चर है ये स्टॉक 44 से पहले नहीं थमेगा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। बीएचईएल को 37.5 पर 37 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 41 रुपए 50 पैसे का और दूसरा टारगेट 42 रुपए 75 पैसे का होगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करना है बीएचईएल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। मौजूदा स्तर पर खरीदारी करिए। ऑलरेडी अच्छी रैली आई है और बंसल जी ने तो कई बार इसको कन्विक्शन के साथ रेकमेंड किया है। जब स्टॉक 23-24 रुपए के आसपास ट्रेड करता था तो वहां से भी आपने अच्छी रैली आती हुई देखी है और अच्छी रैली के लिए तैयार है ये स्टॉक। तो नजर रखिए बीएचईएल पर। वैसे भी अच्छी गेन्स आ रही हैं। बीएचईएल, बीईएल, बीईएमएल, बीडीएल जितने भी स्टॉक्स हैं डिफेंस और कैपिटल गुड से रिलेटेड और भारत से शुरू होते हैं, उन सभी स्टॉक्स में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। अब बिल्कुल बजाते हैं विश्वेश चौहान जी के लिए और जान लेते हैं कि उनके पास बीटीएसटी कॉल कौन सा है। बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए जिस हिसाब से मार्केट नीचे आया है, एक चीज़ तो क्लियर है कि 10,600 के कॉल में आज ऑलमोस्ट 12 लाख 12.5 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो कल के लॉन्ग एडिशन के बाद आज पुल बैक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है उसमें से एक स्टॉक है जो कल अच्छा चला था और आज चलना चाहिए था, बट आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, वो है वोल्टास। वोल्टास को करंट लेवल 554 के आसपास खरीदना चाहिए और जिस हिसाब से आज का पुल बैक है, मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक में एंट्री का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 540 का स्टॉप लॉस रहेगा और जिस हिसाब से बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे याद है हमने 270 पे बंधन बैंक इनिशिएट किया था, उसी तरह का कुछ पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि वोल्टास में करंट लेवल से एटलीस्ट आप 10% तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे जो टारगेट हैं वो 570 और 580 ऑन द अपसाइड है। वोल्टास खरीदने की सलाह। अग्रेसिव टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। वोल्टास 570, 580 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉक में 540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल 557, 558 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है आपके लिए वोल्टास पर खरीदारी की राय विश्वेश जी की तरफ से और आपको डिप पर मिल रहा है तो अच्छे लेवल्स पर आप इस पर खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम देख भी रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ रही थी हैवेल्स में कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पर भी अच्छा एक्शन आपने देखा है और साथ ही वोल्टास में भी अब थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। तो नज़र रखिए वाइट गुड स्टॉक्स। वर्लपूल कैश मार्केट्स में काफ़ी एक्टिव रहा है तो वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिखा है। देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 3% की तेज़ी इसमें बनी है। किरण जी, एक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर आपकी राय? 52 वीक हाई पर स्टॉक है, इस समय अच्छी खरीदारी आ रही है। चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और आज इंट्राडे में जो ब्रेकआउट्स है वो वापस एक बार टेस्ट करते नजर आए, ये एक अच्छी बात होती है। दूसरी बात 1300 में जो डेरिवेटिव डेटा है, डेरिवेटिव बैरियर्स है, वो क्रॉस करने के बाद उसी पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक निकल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये पोजिशनली काफी स्ट्रांग चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का पैटर्न है, मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको ये 1360, 1370 के टारगेट्स आपको दिलाता नजर आएगा। इसके लिए 1.5 से 2 हफ्ते देने पड़ेंगे। आपका स्टॉप लॉस 1290 के नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स पर। और इस बीच बाजार मजबूती के साथ है। कुछ और हम आपके सामने रिसर्च लिंक्स भी रखेंगे, लेकिन उस बीच 10,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश है निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी में ताकत नहीं दिख रही। और दीप 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी हम कर नहीं पाए, तो मैं अब सीधा 3:15, 3:20 पर ही थोड़ा सा जल्दी 3:15 के आसपास ही मैं आपको मंडे की स्ट्रेटेजी दे दूंगा। तो वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या करना चाहिए वो देखेंगे, क्योंकि अब 2:45 बजे के आसपास आखिरी घंटे के लिए कुछ तो रहेगा नहीं, तो नेचुरली थोड़ा सा रुक कर करेंगे। भारतीय एयरटेल 4% मजबूत है। आज सुबह भी लगातार आशु मदान साहब ने भी खरीदारी करने की राय दी है और उनका ये कहना था कि आप 560 का कॉल लेकर 600 का कॉल बेचे, 15 रुपये की कॉस्ट में है। ये जो बना हुआ है एक ऑप्शन का स्प्रेड, विश्वेश जी इसके बारे में राय दे, क्या होल्ड करना चाहिए या आज ही अच्छा पैसा बन रहा है तो आज ही बुक कर लें? 568 में उन्होंने बोला था, 582 है अभी।
देखिए मेरे हिसाब से भारतीय में जो ओपन इंटरेस्ट अगर आप एनालिसिस करो तो 580 के कॉल में 23,76,000 शेयर है और 600 के कॉल में अबाउट 40 लाख शेयर है। तो मुझे लग रहा है कि जो स्प्रेड है ये स्प्रेड में 580 के कॉल में अगर अनवाइंडिंग शुरू होती है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर में 600 तक जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 580 के कॉल में 2,29,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्प्रेड को होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस फिल करके, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 600 तक जाने का, तो उस लिहाज से स्प्रेड होल्ड करे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है। और पावर मिनिस्टर के हवाले से एक खबर आती है दिख रही, पीएफसी और आरईसी सस्ते दर पर लोन मुहैया करवाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। इसकी कुछ और डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन इस बीच और जो इंडियन इक्विपमेंट्स जो अवेलेबल करवाएंगे उनके लिए सस्ते लोन देने की बात यहाँ पर की जा रही है। आइए सीमेंट शेयर ये फोकस में, और सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है और क्या है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। जी बिल्कुल अनिल सर, सीमेंट सेक्टर के साथ हो ये रहा था कि लगातार डिमांड में कमी थी लेकिन मांग में 3 महीनों से बढ़त देखी जा रही थी और इसी वजह से हम देख रहे थे कि सीमेंट सेक्टर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। अब हो ये रहा है कि मांग में रिकवरी आ रही है लेकिन सीमेंट की कीमतें जो हैं उसमें नरमी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो जून महीने में सीमेंट की ग्रामीण मांग जो है उसमें बढ़त देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन की रफ्तार बढ़ती दिखी है और इसी वजह से वहां पर डिमांड अच्छी है। ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी से सीमेंट के वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखे हैं और शहरी वॉल्यूम कुल मांग का केवल 20 से 40% है। तो फिलहाल जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो रूरल एरिया से ही मिल रहा है। लेकिन सीमेंट की कीमतों में नरमी अगर देखें तो मांग में बढ़ोतरी के बावजूद कीमतें जो हैं करीब 3% तक मंथ ऑन मंथ बेसिस पर घटती हुई दिखी है। 3 महीनों से लगातार बढ़त थी लेकिन अब 3% की कटौती जून के महीने में देखने को मिल रही है। अगर रीजन वाइज देखें उत्तर भारत में 1.6% की कमी आई है, मध्य भारत में 2.7%, पूर्वी भारत में 2%, पश्चिम भारत में 1.1% और दक्षिण भारत में करीब 6% की गिरावट कीमतों में देखने को मिली है। औसतन 3% की गिरावट होती हुई दिखी है। अब आगे का आउटलुक कैसा दिखेगा सीमेंट सेक्टर के लिए? सबसे पहले तो मांग में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेंगे, रिकवरी धीमे धीमे होंगी। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सेक्टर के प्रदर्शन पर मॉनसून का असर जरूर दिखेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा धीमापन मॉनसून के चलते आता हुआ जल्दी से नियर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और डीजल की बढ़ती कीमतें यहाँ पर ढुलाई खर्च बढ़ाती हुई दिखेगी। तो ये कुछ नेगेटिव्स और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देखिए वेल नोन नेम्स जो हैं वो आज गिरावट देख रहे हैं, जैसे हेडलबर्ग सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया भारत, एसीसी, इन तमाम स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। संदीप जैन। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट के लिहाज से पूरी रिसर्च। सीमेंट शेयर इसीलिए फोकस में भी है आपके लिए। आइए सीमेंट शेयरों में क्या कुछ एक्शन हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। जैन साहब से हम संपर्क कर रहे हैं। जैन साहब से जैसे बात होगी, जैन साहब का शायद कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनसे बात होगी हम उनसे सीमेंट शेयरों के बारे में एक राय लेंगे। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट ये स्टॉक सुमित जी आपने 2 दिन पहले 10 की कमाई में दिया था सीमेंट शेयरों में, अभी भी पसंद है आपको? अरे जी, अल्ट्राटेक सीमेंट पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी गिरावट आती है खरीदारी के मौके हैं। 200 डीएमए के इर्द गिर्द घूम रहा है ये स्टॉक, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 3800 के लेवल दिखा सकता है। तो ऐसा कोई भी डिप अगर आता है स्टॉक के अंदर तो खरीदारी करें। ऊपर में जब भी स्टॉक 3950 4000 के ऊपर जाएगा तो जो हमने 10 की कमाई में टारगेट्स दिए थे 4250 से 4400 तक के, वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में। गिरावट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके संदीप जी, कोई एक सीमेंट स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा होगा? जैन साहब। हाँ अनिल जी, मैं आपने संदीप जी बोला ना तो मैं थोड़ा सा एक बार बोला कि चलो मैं जैन साहब बोलेंगे तभी मैं रेस्पॉन्ड करूंगा अनिल जी। तो सीमेंट स्टॉक्स में तो देखिए वैसे भी मैंने एक रिसेंटली एक स्टार्ट सीमेंट एक रेकमेंड किया था। जनरली देखिए काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है और उसमें भी अगर नियर डेट फ्री कोई कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। और मार्च जनरली बहुत अच्छा क्वार्टर होता है सीमेंट के लिए। और मुझे जो एक रूरल डिमांड जो बढ़ी है, भारत में जो डिमांड बढ़ी है, इंडिया और भारत में भी आप देखिए, एक तो जब लेबर का एक गांव की तरफ जाना हुआ तो वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है और घर में ही जब ज्यादा रहना है तो लोगों को शायद घर को भी बनाने का, रेनोवेशन का कहीं ना कहीं डिमांड आएगी। और जो अच्छा मॉनसून हुआ है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है।
फिर खरीफ और ये जो फसलें हुई हैं वो भी अच्छी होने वाली है, और कुछ जो MSPs जो बढ़ाई हैं, तो उन सब से गांव में एक अच्छा इनकम फ्लो है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट की डिमांड रिटेल लेवल पे भी अच्छी होगी, और नॉन ट्रेड में सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश जरूर से आएगा, और ज्यादा आएगा मुझे लगता है। तो सारे ही जो सीमेंट स्टॉक्स है, बड़े वाले जो अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये तो बढ़िया लगते हैं। मिड कैप में मैंने हाइडेलबर्ग काफी बार रिकमेंड किया हुआ है, मैंने स्टार्ट सीमेंट रिकमेंड किया हुआ है, और फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है। और श्री सीमेंट भी एक नया एंट्रेंट है निफ्टी में, हालांकि वहां पे बहुत बड़ी एक राइज आ चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये छोटे स्टॉक्स है, जेके लक्ष्मी और स्टार्ट सीमेंट, और मैंने लास्ट वीक एक मंगलम सीमेंट, इस वीक मंडे को मैंने SPL में मंगलम सीमेंट दिया था, वो भी ऑलमोस्ट उन्हीं प्राइस पे है, 190-91 के लगभग, जो कि बहुत सस्ता लगता है। और ओवरऑल पूरे सीमेंट के अगर वो चार्ट्स देखें और जो अगर कैचअप देखें, तो बहुत ज्यादा ये स्टॉक कैचअप नहीं किया है, और अच्छी कंपनी है, बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। सो सीमेंट स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और मेरे हिसाब से बने भी रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है ऑन डिक्लाइंस। ओके, ये है आपके लिए मंगलम सीमेंट पर राय खरीदारी करने के लिहाज से। आइए विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं अपने बिगुल के साथ, BTST। बताएं विश्वेश जी, खरीदना है या बेचना है? खरीदना है अनिल जी, और काफ़ी दिनों बाद स्टॉक में बहुत बड़ी एक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक की प्राइस चल रही है 1147 के आसपास, और स्टॉक का नाम है सीमेंस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में ये स्टॉक्स कहीं गया ही नहीं है, और जिस हिसाब से मार्च के बाद में बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन होके उसका ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लग रहा है दिस स्टॉक इज गोइंग टू एटलीस्ट 10 to 15% फ्रॉम द करंट लेवल। तो अगर 1147 का हमारा बाइंग प्राइस होता है, तो मेरे हिसाब से 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1120 का, और अगर जेन्युइन ब्रेकआउट है तो मुझे लगता है 1200 और 1250 के 2 टारगेट रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैन साहब का मैं व्यू पूछना चाहूँगा, बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन से निकल रहा है, बीजिंग आउट पैटर्न है, तो क्या ये एक मीडियम टर्म बॉटम हो सकता है कैपिटल गुड्स में, सीमेंट्स में? जैन साहब से पूछना है। जैन साहब बताओ भाई, विश्वेश जी क्या जानना चाहते हैं जैन साहब से, ये बताइए। हाँ ठीक है, सुन लिया जैन साहब ने। जैन साहब हाँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत सही एनालिसिस। आज इनफैक्ट देखिए, एक कोइंसिडेंस है कि सीमेंस हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया, और हम लोगों ने बेसिकली हमारे सारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक बाय करने के लिए इसलिए कहा कि एक ओवरऑल पार्टिसिपेट भी ज़्यादा किया नहीं है, और कैपिटल गुड्स अच्छे लगते हैं, और दूसरे कैपिटल गुड्स कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से एक बड़ा मूव दे सकता है सीमेंस यहाँ से, और बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, और चाइना फैक्टर काम करेगा। चाइना फैक्टर इज वर्किंग ऑन। दीप, आप चाहें तो अभी कितने 3 बजे है ना, अगर आपको लगता है कुछ घूमना फिरना है, कुछ काम वाम करना है इधर उधर, तो आराम से हो फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाएगा आपस में विश्वेश जी सवाल पूछ लेंगे जैन साहब को, आशु जी पूछ लेंगे कुणाल जी को, वागले साहब पूछ लेंगे किरण जी को, सुमित जी पूछ लेंगे बंसल जी को, और आप और हम दोनों। अरे यार हमारे लिए अच्छा है दीप, हमारे लिए अच्छा है, बिना काम किए हमें सैलरी मिलेगी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ये तो गजब हो गया काम। वाह, बस विशेष जी हमसे सैलरी मत मांग लेना प्लीज, बस, क्योंकि आपकी सैलरी भी हम देंगे, उतना मत करना। चलिए, आशीष भी अपनी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए तैयार है इस वक्त हमारे साथ विंडो में लिंक के साथ। आशीष बताइए, टाटा का पावर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या वजह है टाटा पावर में बड़ी तेजी, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, काफी दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक बजेंगे, और रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो खबर आई है कि प्रमोटर जो है टाटा सन्स, इन्होंने करीब 2600 करोड़ का पूंजी निवेश किया है। टाटा पावर ने कंपनी के जो प्रमोटर है टाटा सन्स को, उनको 53 के भाव पर करीब 49 करोड़ शेयर जारी किए हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, यानी मौजूदा दाम के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 5% के प्रीमियम पर ये स्टॉक जारी किए गए हैं। ये जो स्टॉक जारी किए इसके बाद टाटा सन्स की हिस्सेदारी जो है 35% से बढ़कर करीब 45% हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ढेर सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कंपनी में। देखिए, नतीजों के समय कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि इस साल जो है, इस वित्त वर्ष जो है, वो अपने कर्ज को आधा कर देंगे, और ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि कर्ज देखिए बहुत ज़्यादा है। 48,000 करोड़
आधा हो गया तो यहाँ से डेट टू इक्विटी रेशियो में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की ग्रोथ को लेकर, डाइवेस्टमेंट्स को लेकर ढेर सारी योजनाएं हैं। वो अपने कर्ज को कम करेंगे, पूंजी जुटाई है। साथ ही अगर आप देखें तो जो नॉन कोर एसेट्स हैं यहाँ से भी बिकवाली आएगी और इसका भी फर्दर जो फंड्स है इसका इस्तेमाल कर्ज को कम करने में होगा। करीब 3000 करोड़ के नॉन कोर एसेट्स बेचे जाएंगे। साथ ही अगर आप देखें तो रिन्यूअल कारोबार के लिए इन्वेस्ट जारी करेगी कंपनी और इससे पूरे डेवलपमेंट से देखिए बैलेंस शीट बेहद मजबूत होती हुई नजर आएगी। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो हमने सुधरता हुआ देखा ही था, क्योंकि चौथी तिमाही के जो नतीजे थे इसमें जो मुनाफा है वो दुगना होकर 475 करोड़ हुआ। अब जैसे कि मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बता रहा था, तो FY19 में अगर आप देखें FY19 के अंदर 2.10 टाइम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो था। FY20 में थोड़ा सा सुधार आया है, इसमें 1.99 और FY21 में अगर आप देखें तो 1.5 टाइम्स के भी नीचे आएगा। यानी डेट टू इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये सारे डेवलपमेंट्स आपको स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है और एक महीने के अंदर शानदार 20% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे कारण है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बजेंगे। ओके, तो टाटा पावर इस वजह से बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 30 से 50 देखते देखते हो गया और बेहतरीन रिटर्न भी इस स्टॉक ने दिए हैं इस वक्त। तो आइए टाटा पावर पर एक राय ले लें। जैन साहब, इन लेवल पर खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? काफी भागा है वैसे। मैं इंतजार करूंगा अनिल जी। देखिए, और हालांकि देखिए इनविट एक आने वाला है इनका और वो सारी पॉजिटिव न्यूज होती है, बट फिर भी आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे थोड़े पावर स्टॉक्स और ये डेट्स और ठीक है बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, बट ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत अगर जाऊँगा पावर में, अगर कुछ करना ही है तो मैं बस NTPC है, वो भी एक PSU स्टॉक है, और NHPC और SJVN हो सकता है अच्छे मानसून की वजह से उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले और वहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रखा है, डिविडेंड यील्ड भी और बेहतर है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स कोई बहुत बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आए ऐसा नहीं है। दे आर गुड एक्टिव ट्रेडिंग प्लेस और बाउंस बैक और ये सब आएंगे, बट पेरेनियली अगर कोई लॉन्ग टर्म प्ले करना हो तो दीज आर नॉट दीज ब्यूटीफुल स्टॉक्स जिनको अपन पोर्टफोलियो में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे 3:10 पर। उनसे भी हम लेंगे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स और थोड़ी देर में हम उनसे करेंगे बातचीत। और 3:15 पर ही मेरा आज 3:20 की जगह 3:15 पर ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला है और जैन साहब विशेष तैयारी के साथ आए हैं मस्ती की पाठशाला में। पिंक टी-शर्ट में जैन साहब खाली है ना ये मस्ती की पाठशाला, मतलब इसमें आप पहले शब्द पे गौर मत करें कि मस्ती मस्ती, पीछे पाठशाला भी है तो खाली मस्ती नहीं करनी, कुछ काम की बात भी करनी है, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाय द वे मंडे से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है जी बिजनेस पर, तो जरा एक बार जल्दी से आप नोट कर लीजिए मंडे से क्या क्या है। अभी तो मस्ती की पाठशाला का जो बीच में की है ना पिंक कलर का, वो जैन साहब का है। तो पहला जो ग्रीन है वो मेरा, विश्वेश जी का, हम सब लोगों का, दीप का, हम सब लोगों का ग्रीन कलर है। और अच्छा, मंडे से 2-3 चीज़ें। पहला तो ये कि मंडे को मालामाल वीकली आपको फिर से मिलेगा, तो मंडे से हम शुरू कर रहे हैं मालामाल वीकली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार स्टॉक में सर्किट ना लगे और आप सब लोगों को खरीदने का मौका मिले, और लगा तो फिर मैं फिर से बंद कर दूंगा, मेरे पास और कोई इलाज नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि मंडे से हम मालामाल वीकली शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, मंडे से आपके साथ फिर से वरिंदर बंसल भी जुड़ेंगे और हमने 2 खास चीज़ें की हैं उनके लिए। देखिए, अब वापस रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, तो जब जब रिजल्ट्स आएंगे वो सुबह 8:30 बजे आपको रिजल्ट का उसी तरह से एनालिसिस देंगे। वरिंदर रिजल्ट एक्सरे आपको मिलता हुआ दिखेगा, और जब रिजल्ट नहीं होंगे तो वो एक एक सेक्टर को पकड़कर पूरा एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, वो पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, कौन से खराब आए। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए उन्हें आंख बंद करके खरीद लें, या वैल्यूएशन सस्ते महंगे क्या है। तो एक बढ़िया फंडामेंटल रिसर्च डेटा के बेसिस पर आपको बैलेंस शीट के बेसिस पर वरिंदर देंगे। और एक नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, और ख़ासतौर से जैन साहब आप जैसे फंडामेंटल एक्सपर्ट के बहुत काम की है, न्यूज़ पर व्यूज़। ठीक है ना, न्यूज़ पर व्यूज़। कोई भी अगर खबर है, उस खबर के पीछे क्या एनालिसिस है, क्या विश्लेषण है, क्यों इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका क्या एनालिसिस होना चाहिए, इस पर हमारा एक खास शो होगा न्यूज़ पर व्यूज़। और हम मंडे सुबह 10:30 बजे के आसपास, 10:30 से 11 के बीच में न्यूज़ पर व्यूज़ में हम आपको एक विशेष किसी एनालिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से, कॉर्पोरेट से हम आपको मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि कोई खबर है तो उस पर। तो सोमवार को सुबह
मदरसन सुमी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि जो कुछ रीस्ट्रक्चरिंग उन्होंने की है, रीऑर्गेनाइजेशन जो किया है, उसको कैसे समझा जाए, शेयर होल्डर्स के लिए कैसे फायदे की बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर, तो जो भी कंपनियों में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर क्या आपके काम की चीज़ें हैं, क्या चीज़ आप मैनेजमेंट से जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने कल राकेश शर्मा साहब को सुना, उनके मंथली सेल्स नंबर से तो आपको आइडिया लग गया ना कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ऐसा ही न्यूज़ पर व्यूज़ आपको मिलेगा। मदरसन सुमी आज का मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक है, तो सोमवार सुबह 10:30 बजे हम सहगल साहब का इंटरव्यू भी करेंगे। तो तीन बेहतरीन चीज़ें आपके लिए होने वाली है। आप निश्चिंत रहें, कंटेंट के मामले में ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ आपको एक के बाद एक चीज़ें मिलती रहेगी और आप एंजॉय करेंगे इसे। तो दीप, ढेर सारी ऑफरिंग है हमारे दर्शकों के लिए अगले हफ्ते, तो ज़बरदस्त पैक रहने वाला है, बहुत कुछ आपको देखने को सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह से मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, हमारी तरफ से भी एफर्ट है कि आपको भी बाजार पर भरपूर एक्शन मिले, थोड़ी कॉर्पोरेट कमेंट्री मिले, नतीजों पर भी चर्चा हो और बेहतरीन स्टॉक्स पर रिसर्च भी हम लेकर आएंगे। और भी कुछ स्टॉक्स पर रिसर्च लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर हम बात करेंगे जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है। एक स्टॉक जहां पर हम कुछ फोकस देख रहे हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके आज नतीजे आने वाले थे पर दूसरी बार टल गए हैं, पर कुछ अच्छी भी खबरें आई हैं इनके ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर, इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। क्या है वो अपडेट्स, क्या है आगे का आउटलुक, चलिए जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए, सेल के जो बिजनेस फंडामेंटल्स हैं उस पर क्या अच्छी खबर आई है? बिल्कुल दीपांशु, आज सुबह हमने खबर आते हुए देखी कि जून के जो बिक्री और एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं वो कंपनी ने जारी किए थे और शुरुआत में हमने देखा था कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली थी। हालांकि अभी अब देखें तो ऊपरी स्तर से थोड़ा गिर गया है, लेकिन पूरा विश्लेषण किया हमने। अगर आप देखें तो जून के महीने में जो बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ी है और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर रहे हैं। लगभग 3.4 लाख टन के एक्सपोर्ट हुए जून के महीने में और जो बिक्री है वो 12.8 लाख टन की हुई है। यानी बिक्री अगर आप देखें तो महीने दर महीने में काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स को हमने विस्तार से जानना चाहा, तो इसमें करीब जून के महीने में अगर आप देखें तो 42,000 टन के पिग आयरन की बिक्री हुई है और ये जो सेल है ये इंडियन रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है, तो वहाँ से औसतन सप्लाई अगर एवरेज करके देखें तो हर महीने 1.5 से 2 लाख टन के आसपास आती है। साथ ही अगर आप देखें तो देखिए बिक्री तो ठीक ठाक हुई है जून में, लेकिन जो आउटलुक है स्टील कंपनियों का अब वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको याद होगा हमने आपको एक क्रिसिल की रिपोर्ट के बारे में बताया था जहां पर कहा जा रहा है कि अगली तिमाही में जो मांग है वो उसमें करीब 60 से 65% की गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनीज ने उत्पादन में ऑलरेडी 50% की कटौती कर दी है, तो ये खुद दर्शाता है कि आगे जाकर डिमांड को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, इन्वेंट्री पाइलअप होने की चिंता नजर आ रही है। साथ ही अगर आप देखें तो इस तिमाही के जो नतीजे हैं वो तो अभी फिलहाल टल गए हैं, लेकिन जो अनुमान है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मुनाफा है वो लगभग 70% घटेगा और 133 करोड़ रहने का अनुमान है। कंपनी के पास कर्ज काफी ज्यादा है, कर्ज एक बड़ा दिक्कत है क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ का डेट है कंपनी के पास और पिछली 2 तिमाहियों से घाटे में है। Q4 में अगर आप देखें तो 344 करोड़ का घाटा दर्ज किया था और Q3 में करीब 246 करोड़ का। यानी कुल मिलाकर देखे जाएंगे तो जून में बिक्री सही रही है, लेकिन आउटलुक स्टील कंपनियों के लिए और खासतौर पर अगर आप देखें तो सेल के लिए हल्का सा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सेल पर। सेल के चार्ट्स पर एक बार जल्दी से हम राय ले लें। मार्केट कैप से 4 गुना कर्ज, वाह, मिल भी जाता है इनको आराम से, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। किरण जी है हमारे साथ। किरण जी बताइए जरा चार्ट देखकर आपकी क्या राय है? अच्छा सॉरी, किरण जी नहीं, किरण जी से संपर्क नहीं। वागले साहब मदद कीजिए। सेल वैसे तो आपके लेवल से नीचे, आप 20-25 रुपए के स्टॉक देखना कम पसंद करते हैं, लेकिन आज मेरे लिए देख लीजिए सर। अनिल जी कुछ नहीं है चार्ट में, बहुत ज़्यादा साइडवेज है। 30 रुपये 29 रुपये 50 पैसे का एक सपोर्ट है, 32 रुपीज़ 32.50 का एक रेजिस्टेंस है। ये बैंड में थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना बेचना है ना लेना है। कुछ नहीं कर रहा, मुझे पहले डाउट था एक्चुअली, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पिक ऑफ द डे। जी हाँ, कल का स्टॉक आज ही, और देंगे कौन? स्वयं कुणाल जी, राकेश जी और कौन? तो आइए बिगुल पिक ऑफ द डे का बताएं सर।
अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारी भारतीय एयरटेल। काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है और काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा बेस बना के ये स्टॉक 600 के लेवल्स तक जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे आशु जी ने इस पर खरीदारी की राय दी थी और तब मैंने उनका साथ भी दिया था। अनिल जी, एक पैटर्न यहां बना हुआ है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पैटर्न है इसमें अनिल जी लक्ष्य निर्धारित करना पैटर्न के जरिए बहुत आसान होता है। टारगेट 610 रुपए के आसपास, 608 रुपए के आसपास बनता है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 572 572 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 597, दूसरा टारगेट 605 का हो। ओके तो भारतीय एयरटेल सबको पसंद है, कुणाल जी, राकेश जी, और ये तो बड़ी तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। 600 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचने की राय दी थी, 560 का नहीं, 600 का ही बोल। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कंफर्म कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। भारतीय एयरटेल कहाँ गई? ये रहे आशु जी। जी हाँ, 560 का कॉल लेना है, 600 का बेचना है, 15 रुपए की कॉस्ट में ये बना है ऑलरेडी। अरे आशु जी, आप जहाँ कहीं भी हैं देख तो रहे होंगे आप, और तो कोई देखते भी नहीं है ना, आप तो ये बोल ही चुके हैं। तो अब जरा मुझे मैसेज करके बता दो भाई कि प्रॉफिट बुक करना है कि अभी कुणाल जी राकेश ने बोला तो और बढ़ेगा तो रहने दें। इनका टारगेट है 608, 572 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे मालूम है कुणाल जी ने बोला तो वो बोलेंगे कि रखो पक्का ही, कुणाल जी के साथ साथ तो चलते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आपके लिए भारतीय। अच्छा, टू व्हीलर स्टॉक्स पर थोड़ी सी रिसर्च की है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है इन टू व्हीलर स्टॉक्स में और कौन से शहरों में बढ़ रही है, इस पर थोड़ी कुशल ने जानकारी जुटाई है। तो कुशल से जानकारी ले लें। और वसीम साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, अगर हो गए तो उनको फोन लगा लें, नहीं हुए तो पहले कुशल से एक बार बात कर लेते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो देखिए यहाँ पर ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर जो है काफी शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है जून महीने की। अगर आप इनकी बिक्री आंकड़ों की बात करें, और यहाँ पर आपको जो फोकस रखना है वो मंथ ऑन मंथ सेल्स फिगर पर रखना है। आप देखिए बहुत ही शानदार तेजी, 100% से लेकर 300% तक का मंथ ऑन मंथ आपको राइज इनमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो नंबर्स है उसकी फर्दर डिटेलिंग में करूंगा, पर बहरहाल जो आपको रीजंस मैं बता रहा हूँ वहां पर इस जो पर्टिकुलर रीजंस हैं कि जिस वजह से ये टू व्हीलर स्पेस में इतनी बढ़िया बिक्री हमें देखने को मिली है, वो यही है कि आप देखिए सामान्य मॉनसून की खबरें आ रही थी, साथ ही रबी फसल जो हुई थी वो काफी बढ़िया हुई थी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अब आगे आने वाले समय में फेस्टिव डिमांड है उस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग उसको खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लोग फॉलो करना चाह रहे हैं और पर्सनल मोबिलिटी की जो प्रेफरेंस है उस वजह से जो भी एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट है, जैसे 100 सीसी से लेकर 125 सीसी तक की बाइक, वो ऑफ द शेल्फ बहुत तेजी से निकल रही है। उनकी डिमांड बहुत शार्पली जो है आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रूरल स्पेस है, ऑब्वियसली ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए तो वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। और सबअर्बन सेगमेंट से, जैसे कि टियर 2 और टियर 3 जो भी सिटीज है, वहां से डिमांड हमें दिखती हुई नजर आ रही है, जहां पर कोविड का उतना बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं नजर आया है अगर आप मेट्रो से इसको कंपेयर करेंगे तो। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना से जो भी इंपोर्ट्स ये सप्लायर्स इनके करते हैं, ओईएम्स के, ये जो टू व्हीलर्स के, वहां पे डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बजाज ऑटो की तरफ से काफी सिग्निफिकेंटली कम होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस 50% तक रिड्यूस कर दी है। और यहाँ पर जो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा था कि 2 से 4 गुना मंथ ऑन मंथ सेल्स फिगर्स इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूरल सेगमेंट है वहां से इनको ओवरऑल जो वॉल्यूम में 50% कंट्रीब्यूशन आता है, और यही वजह है आप सबसे बढ़िया प्रदर्शन हीरो मोटोकॉर्प का देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ आधार पर। और अगर आप ओवरऑल वाईओवाई बेसिस पर भी देखें तो हमारा जो अनुमान था 30 से 35% गिरने का, उसके मुकाबले 27 से 32-35% तक ही ये गिरते हुए नजर आए हैं। तो अनुमान से कम गिरावट जो है हमें वाईओवाई आधार पर भी देखने को मिली है। तो ये है आपके लिए टू व्हीलर स्टॉक्स पर पूरी रिसर्च कुशल की तरफ से आती हुई। आइए बसिन साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ, लेते हैं उनके BTS डबल कॉल्स। बताएं सर। तो अनिल जी, यहाँ पे मैं 2 बाय और 1 सेल दूंगा आपको। पहले मैंने 2 सेल और 1 बाय दिए थे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हेज करके ही चल रहे हैं सर, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी प्रिकेरियसली पॉइज्ड है।
बट जैसे आपको कहा, आप दोनों तरफ करेंगे तो आप बाजार में रहेंगे और रहना ही जरूरी है। 2 बाइज और 1 सेल है, आप कहे तो मैं दूं सर। राइट जी सर, शुरुआत करें प्लीज। दोनों बाइज जो है वो PSUs है और पावर में बहुत तेजी है। NTPC यहाँ पे बहुत बढ़िया मेरे को लग रहा है, 94 रुपए में। 91 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 105 का टारगेट। और दूसरा बाय है सर कोल इंडिया, 8% डिविडेंड यील्ड है, 35.5 है। इसमें 31.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 145 का टारगेट। फिर आप ये दोनों दीजिए, फिर मैं सेल देता हूँ सर। ओके, 1 मिनट में बता दूं एक बार। NTPC यहाँ पर खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से, और NTPC आप 94-95 की रेंज में खरीदिए। 91 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए 105 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया 135.50 के आसपास खरीदिए, 131.50 का स्टॉप लॉस है, 131 हाफ का। और आपको शॉर्ट करना है 145, ये सॉरी लॉन्ग करना है, माफ कीजिएगा। 131.50 का स्टॉप लॉस लगाना है, 145 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना है। शॉर्ट क्या करना है अब ये बताएंगे सर। बताएं सर, आज का शॉर्ट कौन सा है? सर मेटल्स वीक है, पहले हिंडाल्को किया था, अब 54.5 रुपए में जिंदल स्टील कीजिए, 58 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। 54.5 का 154.50 पे करना है, 158.50 का स्टॉप लॉस, 145 है ना सर टारगेट? 145 का टारगेट, 158 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए ये 2 बाय और 1 सेल तो पूरी तरह से बैलेंस करके चल रहे हैं। बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी नहीं, एकदम आप भी बैलेंस करके चले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब अनाप शनाप तेजी या अनाप शनाप मंदी, दोनों ही तरह की पोजीशन कम रखें या हेज रखें, ऐसा मानना है भसीन साहब का। शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो 3 पिक्स, NTPC, कोल इंडिया 2 और JSPL में बिकवाली की राय आती हुई भसीन साहब की तरफ से। ये है आपके लिए पिक्स इस वक्त। ओके, अब आइए 10,600 के ऊपर बंद देने की तैयारी में है। और दीप, अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं, तो बिगुल बजा दे, धीमी सी आवाज में जाए। हो सकता है इस तेजी के मार्केट में भी हमारे काफी दर्शक सो रहे हो, और दर्शक ना सो रहे हो तो दर्शक के परिवार के सदस्य सो रहे हो, तो बिगुल की आवाज धीरे रखिएगा। और ठीक है, बात कर लेते, चलिए। कि 10 मिनट की स्ट्रैटेजी क्या है सर? ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स आज थोड़े सुस्त हमें जरूर दिखे हैं, पर 50 अंक नीचे हैं इस समय। अमेरिका के बाजार आज शाम को बंद हैं, पर फिर भी आप थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार हो रहा था, अब हल्की सी नरमी आई है। 0.5% नीचे आपको यूके और फ्रांस के बाजार दिखेंगे, जर्मनी एकदम सपाट है। एशिया के बाजारों की काफी अच्छी ट्रेडिंग दे रहा है। 1% ऊपर हांगकांग था, 2% ऊपर चाइना, और जापान में भी अच्छी तेजी आई थी। तो मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं, बट ज्यादातर पॉजिटिव ही हैं सर। दीप देखिए, ग्लोबल संकेत तो कोई ऐसे खास नहीं है, ना अच्छे ना बुरे, और हमें उतने से चल भी जाएगा। लेकिन निफ्टी में जो क्लोजिंग हो रही है ना, ये बड़ी खास हो रही है और बड़ी तगड़ी वाली हो रही है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, 10,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अगले गुरुवार की जो वीकली एक्सपायरी, जो आज से शुरू हुई वीकली सीरीज, ठीक है ना। और 10,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स पर है 27-28 लाख का, और आज आप उसके ऊपर बंद हो रहे हैं। देखिए सोचिए, ये ओपन इंटरेस्ट है 10,600 पे 27 लाख, ठीक है, उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, गजब है भाई। तो मतलब इसका मतलब ये जो कॉल राइटर 10,600 का कॉल राइटर है, वो तो रिस्क पे तो आज ही आ गया है। अब उसको यही डिसाइड करना है कि मैं आज अपनी शॉर्ट काट लूं या मैं वीकेंड पर इंतजार करूं कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे मार्केट नीचे हो जाए। देखो अमेरिका तो बंद है, तो अगर डाउ फ्यूचर गिरने होंगे तो गिरेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी आपको कोई ख़राब खबर अमेरिका से तो आएगी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि कोई ठीक है ख़राब खबर आ सकती है या नहीं, मंडे को सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स ख़राब निकले, तब तो आपको शॉर्ट रहने में समझदारी है, अदरवाइज नहीं। तो 10,600 के ऊपर की क्लोजिंग टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके सामने सामने आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो फिर आज नेगेटिव बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में वो मज़ा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये सबसे बढ़िया पेयर ट्रेड ये लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। और इस बात में मैं कहूँगा कि आशु सर भी मुझे समर्थन करना चाहेंगे तो कर देंगे कि आप लेके जाना है निफ्टी लेके जाओ, शॉर्ट करके जाना है बैंक निफ्टी शॉर्ट करके जाओ। अगर मंडे को बाजार खराब खुलना है बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर जाएगा, मंडे को मजबूत खुलना है तो निफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर 10,700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 10,900 का सामने बेच दीजिए। और अगर बिकवाली करना चाहते हैं तो आप 21,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। 21,500 या 21,700 जो आपको ठीक लगे वो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद लिया। आशु जी ठीक है ये स्ट्रेटेजी या कुछ और?
अच्छा, आशु जी आवाज़ पहुंची आपको? ओह सॉरी, आशु जी कनेक्टेड नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे को लगा जुड़ गए हैं, वो 3:30 बजे हमारे साथ पाठशाला में तो है ही है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो विश्वेश जी आप ही बता दो फिर, आशु जी आप में हम ज़्यादा फर्क तो समझते नहीं है ना। मुझे नहीं पता सर, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट दूं कि मैं कैसे रीड करूं। देखिए मेरे हिसाब से आपकी जो रीडिंग है वो बेहतरीन है। देखिए क्योंकि कुणाल जी आशु जी को मंदोड़ियों के सरगना कहते, तो आपने अगर हम दोनों को एक ही साथ क्लब कर दिया, तो मेरे हिसाब से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, डीप मीनिंग है, बाद में आपसे समझूंगा। बट अगर डेटा की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है आपका। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा ओवरऑल आज के दिन में सर, जिस हिसाब से हुआ एडिशन हुआ है 10,600 10,500 में, 10,600 का कॉल और 10,500 का पुट, कंबाइन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 10-10 लाख शेयर है, मतलब 20 लाख शेयर हुआ ये स्ट्राइक का। और ये स्ट्राइक का जो कंबाइंड प्राइस है वो अराउंड अबाउट 180 रुपीज़ है। तो राइटर आप जो बोल रहे हो 10,600 का राइटर अगर अपने आप को स्केयर फील करेगा, मेरे हिसाब से वो क्या करेगा, उसने शायद स्ट्रिप बनाया है, मतलब 2 पुट और 1 कॉल बेचा है, तो उस केस से वो 10,800 तक हेज है। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट पॉइज्ड है, बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड करना है तो मुझे हिसाब से 1:2 ट्रेड कर सकते हो आप। 10,600 का कॉल खरीद के 10,800 के आप 2 कॉल बेच के राउंड अबाउट 30-40 रुपीज का आपको कॉस्ट पड़ रहा है। वो एक स्प्रेड है 1:2 का, वो मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। 10,600 का 1 कॉल खरीद के 10,800 के 2 कॉल बेच दीजिए। और मार्केट में जिस हिसाब से डेटा इंडिकेट कर रहे हैं 10,600 का कॉल और 10,500 का पुट का, कॉल और पुट दोनों राइट हुए हैं, इसको स्ट्रैंगल कहते हैं। तो मुझे फिलहाल अगर ट्रेड लेना हो तो मैं शायद 1:2 कॉल स्प्रेड करके जाऊंगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को मैं फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि समय मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का इंडिकेट कर रहा है कि एक 500 पॉइंट का मूव अपसाइड में आ सकता है। ओके, तो अलग तरीके से भी आप मार्केट में स्प्रेड बना सकते हैं। विश्वेश जी बता रहे हैं, जैसे कि अनिल जी ने एक आपको स्ट्रैटेजी दी है, विश्वेश जी की तरफ से भी आपके पास स्ट्रैटेजी आई है, तो आप चूज कर सकते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है। निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और पिछले 2 दिन से भी हम यही बात कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड पर आप जरूर नजर रखिएगा। और बैंक निफ्टी में आप पुट्स खरीद सकते हैं, और निफ्टी में आप कॉल्स के जरिए एक स्ट्रैटेजी या एक स्प्रेड बना सकते हैं। चलिए नजर रखते हैं किस लेवल पर क्लोजिंग आती है, पर 10,600 के ऊपर इस समय निफ्टी है, पर निफ्टी बैंक 21,850 के ऊपर के पास है, तो वहां पर थोड़ी कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी कमजोरी और बढ़ी है, जैसे हम बात कर रहे थे 25 पॉइंट और गिरे हैं डाउ फ्यूचर्स, तो इस समय 75 अंकों की गिरावट आ रही है। पर आज यूएस मार्केट से आपको कोई क्यूज नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि शाम को यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे। पर जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं क्लोजिंग से पहले, जहां पर आपको भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है। किरण जी, आइशर मोटर्स एक जबरदस्त स्पाइक आया है स्टॉक में, 19,000 के पार गया है आइशर मोटर्स अभी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए क्या एक्शन लग रहा है यहाँ पर। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के कलीग ने 2 व्हीलर स्पेस में बात की, और इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। 18,600 ब्रेकआउट लेवल था, उधर से लगातार ये डिमांड देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, पर टारगेट भी बड़े है। 18,500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली ये स्टॉक तैयारी कर रहा है लगभग 20,000 के आसपास की। तो 20,000 के आसपास के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। ओके, 20,000 के टारगेट से रखिए। आइशर में देखिए स्पाइक आया है स्टॉक में, 19,000 के पार गया है, 3.5% की तेजी है इस काउंटर में। सुमित जी, पेट्रोनेट एलएनजी जरा इसकी चार्ट देखिए, एक स्पाइक आया था, अभी थोड़ी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, पर फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है आज के ट्रेड के लिए एटलीस्ट। आपकी क्या राय है इस पे? देवांशु, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल रही है पेट्रोनेट के अंदर। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके ही जाना चाहिए। लास्ट 10 से 15 दिनों में स्टॉक ने 270 के आसपास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस किया था, और आज उसके ऊपर ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। और जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं वो 1-1.5 महीने के ऊपरी स्तर पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया पॉजिटिव अपमूव है। स्टॉक का भाव ऊपर में 280 और शायद 285 रुपए तक नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके जाने की सलाह रहेगी। नीचे में 265 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकता है।
बिल्कुल, तो नज़र रखिए पेट्रोनेट एलएनजी पर भी। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब आपको गेल पर खरीदारी की राय देकर गए हैं, सॉरी एनटीपीसी पर खरीदारी की राय देकर गए हैं अभी बीटीएसटी कॉल में, और जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब गेल पर खरीदारी की राय देकर गए थे। तो नज़र रखिए पेट्रोनेट पर भी। पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। कुणाल जी, कल्पतरु पावर, इसकी चार्ट देखिए, स्पाइक आया है इसमें, अभी 5-5.5% ऊपर है, कोई ट्रेड दिख रहा है? देखिए, एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। बहुत अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर आज बंदी देने की योजना बनाई दिखती है। 235 रुपए का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर अगर आज ये काउंटर बंद होता है तो मुझे लगता है कि यहां पर भी आपको एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि एक बार के लिए 250-260 के लेवल्स भी कल्पतरु में देखने को मिले। तो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अगर आज क्लोज आता है 235 के ऊपर तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ओके, नजर रखिए कल्पतरु पावर में अच्छी खरीदारी आ रही है। बंसल जी, कमिंस, जरा इसकी भी चार्ट देखिए। जिस तरह से कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, सीमेंस में हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, बीएचईएल अच्छा कर रहा है, कमिंस की चार्ट में भी 2-2.5% ऊपर है। यहाँ पर कोई ट्रेड है? देखिए दीपांशु, अच्छा खासा बेस बना है, काफी बीटन डाउन स्टॉक है। नीचे में 390-395 एक अच्छा बेस बन रहा है। स्टॉक को गिरावट पे लेने की राय दीपांशु। स्टॉक बेस बना रहा है और एक ब्रेकआउट लेगा। जब 420 के ऊपर के लेवल्स टूटेंगे तो ब्रेकआउट पे लेने से अच्छा ये है कि हल्की फुल्की करेक्शन पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। एक्यूमुलेशन में चल रहा है, 420 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो एक ब्रेकआउट होगा, तब आपको 35 से लेकर 50 रुपीज का अपमूव देखने को मिलेगा। तो करेक्शन पे स्टॉक को लेने की राय है। बिल्कुल, करेक्शन पर स्टॉक को लेने की राय है। ये है आपके लिए राय। कमेंट्स पर अच्छे मूव आ रहे हैं। देखिए, इस पूरी स्पेस पे आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं इस समय। नजर रखते हैं किस तरह का एक्शन बनेगा। अनिल जी, तो भरपूर एक्शन है और कैश स्टॉक से भी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है सर। दीप, एक स्टॉक की हम सुबह बात कर रहे थे। देखिए, आपको याद हो तो एचडीएफसी लाइफ अब 31 जुलाई से निफ्टी का हिस्सा बनेगा और वेदांता बाहर निकलेगा। और हम आपको सुबह से ये कह रहे थे कि पैनिक मत करेगा, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। 103.75 के फ्यूचर्स ने लो बनाया और 106.50 के आसपास ऊपर आया। तो निचले स्तर से लगभग 2.5-3% की रिकवरी वेदांता में आती हुई दिखी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। और जब तक डीलिस्टिंग प्रोसेस ऑन है, स्टॉक की डाउनसाइड लिमिट है। ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता है, गिर सकता है। काफी लोग 108, 110, 112 में लेकर जो बैठे हैं वो आराम से शांति से बैठे हैं, कोई पैनिक ना करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 98-100 रुपये आए, मार्केट के मूड के साथ आ भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मार्केट के साथ हर चीज़ अच्छी और खराब होती है, तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उतनी रिस्क आप मान कर चलें, थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन वापस आपके देखिए 106 के आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। अभी हरे निशान में भी आया था, तो थोड़ी निचले स्तर से खरीदारी भी वेदांता में फिर से आते हुए दिखी है। ये आपके लिए आप देख सकते हैं इस वक्त। तो क्लोजिंग आपके लिए उतनी बुरी नहीं, और निफ्टी में भी 10,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने को तैयार है। 21,850 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिलने को तैयार है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मैं पहले आपके सामने वो स्टॉक्स रख दूं। 9% बीएल ऊपर है, भारत फोर्ज 7%, भेल 5%। ये सारे वो स्टॉक्स हैं भाई जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंस, कैपिटल गुड्स, इन सब से जुड़े हुए हैं। एचडीएफसी लाइफ निफ्टी में एंट्री का स्वागत है, 5% ऊपर खबर से ही बढ़ गया। अदानी पोर्ट लगातार यहां पर प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, ये स्टॉक अच्छा भागा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में मजबूती बरकरार है। एसबीआई लाइफ भी 3.5% मजबूत है। तो आयशर मोटर्स आज 4% की तेज दौड़ लगाता हुआ ये नजर आएगा। कमजोर क्या है? मदरसन सुमित 6.5%। और सोमवार को सुबह 10:30 बजे जुड़ जाइएगा हमारे साथ सहगल साहब जुड़ेंगे और सहगल साहब से हम जानेंगे कि उन्होंने जो रिस्ट्रक्चरिंग की उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है और इन्वेस्टर्स को किस तरह से फायदा होगा। 6.5% नीचे है स्टॉक मदरसन सुमी का इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। न्यूज पर व्यूज, ये हमारा खास सेगमेंट जो आपको मिलेगा सोमवार को। एलआईसी हाउसिंग 3.5% नीचे, इक्विटास 3.5%। अरे इक्विटास इतना नीचे आ गया, क्या बात है। ओके, आरबीएल बैंक, एलएनटी फाइनेंस, ये दोनों कमजोर है। जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इनफैक्ट वेदांता बाहर निकला, इससे ज्यादा तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील कमजोर हो गए, ये ज्यादा कमजोर है, बल्कि वेदांता उतना कमजोर है नहीं। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। आइए निफ्टी के स्टॉक्स में आप नजर डाल लीजिए। आयशर मोटर्स टॉप गेनर 4% ऊपर, अदानी पोर्ट 4% ऊपर। और वाह, आ गए हमारे साथ। अरे ये आशु सर तो आ गए। आशु सर जल्दी से बता दो, आप तो आए तो ऐसे पाठशाला के लिए हो, लेकिन जरा एक बार बता दो, भारतीय एयरटेल रखना है सोमवार के लिए, प्रॉफिट बुकर है? नहीं रखना है अनिल जी, ये तो लंबा रखना है। मैं तो हर महीने स्प्रेड इसलिए बनाता हूँ कि इसको लेके ही चलना है अनिल जी, किसी ना किसी फॉर्म में,
क्योंकि जो फ्यूचर लेते हैं 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग गिट्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहा कि लेके बैठ के सो जाओ। बिल्कुल। और इस बीच सिंजीन एक और स्टॉक है जो बड़ी तेजी से भागा है 10%, और सिंजीन अभी इसी हफ्ते आपको सचिन जी ने अपनी पिक के तौर पर दिया था एसपीएल मिड कैप पिक्स। एसपीएल मिड कैप्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपको शांति से अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक दिए जाते हैं जो धीमे धीमे फर्स्ट क्लास बढ़ते हैं, एकदम शांति से बिना तनाव का जो पैसा कमाना है ना वो वहाँ पे मिल जाता है आपको। शांति से बिना तनाव का जो पैसा कमाना है ना वो वहाँ पे मिल जाता है आपको। फाइनल क्लोजिंग आएगी उससे पहले प्रोविजनल क्लोजिंग में आपके सामने रख दूं 10,603। ये है निफ्टी पर 51 अंकों की मजबूती के साथ। निफ्टी बैंक 97 अंक नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स बंद हुआ है 168 पॉइंट ऊपर। तो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है।